हम लोग मांग की लोच चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें 2 क्वेश्चन देखेंगे आज। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व या निर्धारित करने वाले तत्व। मांग की लोच किन किन बातों से प्रभावित होती है। दूसरा, मांग की लोच को किस तरीके से, किस विधि से मापा जाता है। तो पहले प्रभावित करने वाले तत्व देख लेते हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, वस्तु की प्रकृति पहला तत्व है। हम जिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं वो 3 तरह की होती हैं। अनिवार्य वस्तुएं, विलासिता संबंधी वस्तुएं और आरामदायक वस्तुएं। तो जहाँ तक अनिवार्य वस्तुओं का सवाल है, उनकी मांग की लोच कम लोचदार होती है। कुछ अनिवार्य वस्तुएं तो ऐसी हैं जिनकी मांग की लोच पूर्णतः बेलोचदार होती है। तो अनिवार्य वस्तुओं के मांग की लोच कम लोचदार होती है कहें, या बेलोचदार होती है कहें। विलासिता संबंधी वस्तु जैसे एयर कंडीशन हुआ, इसे 4 व्हीलर कार वगैरह गाड़ी खरीद लेना, इनकी मांग की लोच अधिक लोचदार होती है। यानी इनकी कीमत घटने से मांग बढ़ जाती है तेजी से, और कीमत बढ़ने से तेजी से मांग कम हो जाती है। अब तीसरा, जहाँ तक आरामदायक वस्तुओं के मांग की लोच का सवाल है, तो आरामदायक वस्तुओं की मांग भी लोचदार होती है, लेकिन औसत दर्जे की। तो पता ये चला कि अनिवार्य वस्तुओं की मांग या तो बहुत कम लोचदार होती है, या हम उसको कहें कि बेलोचदार होती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है और आरामदायक वस्तुओं की मांग औसत दर्जे की लोचदार होती है। तो ये अब आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि। स्थानापन्न वस्तु मतलब एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का प्रयोग करना। जैसे चाय के बदले कॉफ़ी, चीनी के बदले गुड़, चावल के बदले आटा, ये सब स्थानापन्न वस्तुएं हों। तो जिन वस्तुओं के स्थानापन्न होते हैं उनकी मांग अधिक लोचदार होती है, क्योंकि एक वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसके तुलना में दूसरे का डिमांड बढ़ जाता है। लेकिन जिनकी स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होती हैं उनकी मांग कम लोचदार कहें या बेलोचदार होती है कहें। अब आते हैं तीसरा, अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ गुड्स, वस्तुओं के वैकल्पिक प्रयोग। तो जिन वस्तुओं के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं उनकी मांग लोचदार होती है। यानी मूल्य बढ़ने पे मांग घट जाती है, मूल्य घटने पर मांग बढ़ जाती है। लेकिन जिन वस्तुओं के वैकल्पिक प्रयोग नहीं होते हैं, एक ही प्रयोग होता है, उनकी मांग बेलोचदार होती है। यानी मूल्य में परिवर्तन का उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। वस्तुओं पर व्यय की जाने वाली राशि, अमाउंट इंकर्ड ऑन प्रोडक्ट ऑन गुड्स, यानी स्पेंट ऑन गुड्स, अमाउंट स्पेंट ऑन गुड्स, वस्तु पर व्यय। हम जो खर्च करते हैं जीवन यापन के लिए, तो उसमें हमारे द्वारा जो जिन वस्तुओं का कंजम्पशन किया था, उपभोग किया था, कई तरह की वस्तुएं होती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर ज़्यादा खर्च होता है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर कम खर्च होता है। तो जिन वस्तुओं पर हमारे बजट का बड़ा भाग खर्च होता है उनकी मांग लोचदार होती है। यानी उनका मूल्य यदि घटता है तो उसका डिमांड लोग बढ़ा देते हैं, उनका मूल्य बढ़ता है तो उसका डिमांड लोग घटा देते हैं। लेकिन जिन वस्तुओं पर हमारे बजट का बहुत छोटा भाग, अत्यंत कम खर्च होता है, उनकी मांग बेलोचदार होती है। जैसे हम घर में नमक खरीदें, चीनी खरीदें, इन सब चीज़ों की मांग बेलोचदार होती है। मूल्य बढ़ने पर नमक का डिमांड कम नहीं हो सकता, या मूल्य घटने पर नमक का डिमांड बढ़ नहीं सकता। जितना खर्च उतना ही होगा। तो देखिए, समझाने क्रम में लोचदार, इलास्टिक
बेलोचदार, इनइलास्टिक दो तत्व आएंगे। तो लोचदार का मतलब हुआ कि मांग में परिवर्तन होना, मांग परिवर्तनशील है, मूल्य बढ़ने पर मांग घट जाए, मूल्य घटने पर मांग बढ़ जाए, माने मांग में बदलाव आए। बेलोचदार का मतलब ये हुआ कि मूल्य बढ़े या घटे, मांग पर जब कोई असर नहीं पड़े तो उसे कहते हैं इनइलास्टिक, बेलोचदार। अगला पॉइंट आते हैं अमाउंट, इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता का आय का स्तर, यानी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाला जो कंज्यूमर है उसकी कमाई कितनी है, वो धनी है, गरीब है, उच्च आय वर्ग वाला है या निम्न आय वर्ग वाला है। तो जो उच्च आय वर्ग वाला है, यानी जिनके पास पर्याप्त रकम है, धन है, पैसे हैं खर्च करने के लिए, उनकी मांग किसी भी वस्तु के लिए बेलोचदार होती है। उनके डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता है, वस्तु महंगा हो या सस्ता हो, क्योंकि उनके पास इतना धन है कि वे महंगा से महंगा भी खरीद सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का आय इनकम लेवल लो है, नीचा है, यानी समाज के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या निम्न स्तर के लोग हैं, इनकी मांग लोचदार होती है। इनका मूल्य बढ़ने पर प्रोडक्ट का मांग घट जाता है, मूल्य घटने पर प्रोडक्ट का मांग बढ़ा देते हैं ये लोग। प्राइस लेवल ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं का कीमत स्तर। यहाँ रिलेटेड का मतलब रिलेटेड का मतलब हो गया आपको जब दो तरह के रिलेटेड गुड्स होते हैं, एक आपको क्या कहते हैं स्थानापन्न वस्तु और एक वैकल्पिक वस्तु। स्थानापन्न वस्तु तो हो गया एक वस्तु के बदले दूसरे का प्रयोग करना, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और वैकल्पिक वस्तु हो गया दो वस्तुओं का एक साथ प्रयोग करना, दो वस्तुओं का एक साथ। तो स्थानापन्न का था ऊपर पढ़ लिए, ये वैकल्पिक वस्तु हुआ, यानी दो वस्तुओं का एक साथ प्रयोग करना। तो जो जब दो वस्तुओं का, जैसे पेट्रोल और कार एक साथ प्रयोग होता है, जैसे चाय बनाने में चाय और चीनी एक साथ प्रयोग होता है, तो जो संबंधित वस्तुएं हैं अगर उनका कीमत स्तर हाई लेवल का, यानी कीमत बढ़ रहा है, उच्च स्तर के हैं, तो उनकी मांग लोचदार होती है, या कीमत बढ़ने पे मूल्य घटता है, कीमत घटने पे मूल्य बढ़ता है। लेकिन यदि उनका कीमत स्तर निचले स्तर का है, लो लेवल का है, तो फिर उनकी मांग बेलोचदार होती है, कीमत बढ़ने घटने का मांग पर कोई असर नहीं होता है। टाइम पीरियड, समय अवधि, अल्पकाल, शॉर्ट पीरियड, अर्थव्यवस्था में अल्पकाल, दीर्घकाल, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन होता है। तो शॉर्ट पीरियड में मांग की लोच बेलोचदार होती है। मतलब ये हुआ कि शॉर्ट पीरियड में इतना कम समय मिलता है कि मांग के अनुसार सप्लाई को एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, सप्लाई को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। तो मूल्य बढ़ने पर भी डिमांड कम नहीं होगा और मूल्य घटने पर भी डिमांड नहीं बढ़ेगा। तो शॉर्ट पीरियड में, अल्पकाल में मांग की लोच जो है बेलोचदार होती है, लेकिन दीर्घकाल में डिमांड के अकॉर्डिंगली सप्लाई को एडजस्ट किया जा सकता है। तो दीर्घकाल में माने लॉन्ग पीरियड में आपको मांग की लोचदार होती है, यानी मूल्य बढ़ने पे आपको मांग घट जाती है, मूल्य घटने पर मांग बढ़ जाती है। तो ये तत्व हुए जो मांग की लोच के ऊपर असर डालते हैं, प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं। अब आते हैं मांग की लोच को हम मापेंगे कैसे। इसके लिए 3 फार्मूला है मेनली मांग की लोच को मीजर करने का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मीजर करने का। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कुल व्यय रीति। इसमें क्या होता है भाई, कैसे मापते हैं मांग की लोच को। इसमें मांग की लोच को 3 तरह का बताया गया है। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटरी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लोअर देन यूनिटरी, यानी मांग की लोच इकाई के बराबर, मांग की लोच इकाई से अधिक, मांग की लोच इकाई से कम। ये चीज़ आप पिछले क्लास में भी हम बताए थे।
मांग की लोच कितने प्रकार के होते हैं उसमें आपको मिला था। वही चीज़ को हम यहाँ समझाने जा रहे हैं। बजट के अनुसार मापा जाता है, मतलब मूल्य बढ़ने पे वस्तुओं पर किया जाने वाला कुल खर्च, कुल व्यय पहले के बराबर ही रह जा रहा है, मूल्य में परिवर्तन होने के बावजूद पहले से कम हो जा रहा है या पहले से बढ़ जा रहा है, इसके अनुसार मांग की लोच को मापा जाता है। तो यानी कुल व्यय में क्या परिवर्तन हो रहा है, मूल्य में परिवर्तन होने का हमारे कुल व्यय पर, वस्तु पर किए जाने वाले कुल खर्च पर क्या असर पड़ता है। वो कुल खर्च स्थिर रह जाता है, पहले से बढ़ जाता है या पहले से घट जाता है, इसके अनुसार हम मांग की लोच को मापते हैं। तो इसमें 3 कंडीशन है मांग की लोच इकाई के बराबर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटरी, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं इसको। जब मूल्य में कमी या वृद्धि इस तरह का हो, यानी मूल्य में परिवर्तन इस तरह हो कि परिवर्तन के बाद वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय पहले के बराबर रहे, यानी कुल व्यय ना बढ़े ना घटे, कुल व्यय कांस्टेंट रह जाए। मान लीजिए पहले किसी प्रोडक्ट पर महीना में हमारा 2000 रुपये का खर्चा था, मूल्य घट गया तो डिमांड बढ़ा, लेकिन अभी भी खर्चा 2000 ही है। मूल्य बढ़ गया तो डिमांड हमने घटा दिया, लेकिन अभी भी खर्चा 2000 ही है, तो इसे कहेंगे मांग की लोच इकाई के बराबर। यानी जब मूल्य में परिवर्तन का वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय पर, कुल खर्च पर कोई असर नहीं पड़े तो वो कहलाता है मांग की लोच इकाई के बराबर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। अब दूसरा तरीका मापने का कुल व्यय रीति से, जब मूल्य में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, यानी इसको कहेंगे कि जब मूल्य बढ़ने से कुल व्यय पहले के तुलना में कम हो जाए और मूल्य घटने से कुल व्यय पहले की तुलना में बढ़ जाए, यानी मूल्य और मांग और खर्च में परिवर्तन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, तो उसे कहेंगे मांग की लोच इकाई से अधिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटरी। जैसे मान लेते हैं कि पहले किसी प्रोडक्ट पर हमारा खर्चा 500 रुपये आता था, अब उस प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया है ना, तो हमने डिमांड कम कर दिया, दाम बढ़ गया तो हमने डिमांड जो है कम कर दिया। अब डिमांड को इतना ही कम किया कि कुल व्यय जो हमारा है पहले से ज़्यादा हो गया, यानी 500 रुपये से ज़्यादा हो गया। अब प्रोडक्ट का प्राइस डाउन हो गया तो हमने डिमांड घटा दिया, लेकिन डिमांड इतना घटाया कि कुल व्यय पहले से कम हो गया। यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में जब परिवर्तन हो, मूल्य बढ़ने से कुल व्यय पहले के तुलना में कम हो जाए, मूल्य घटने से कुल व्यय पहले के तुलना में बढ़ जाए, नहीं, मूल्य घटने से कुल व्यय पहले की तुलना में बढ़ जाए, उल्टा ही बता रहे थे। जैसे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया तो मेरा खर्चा 500 रुपया से कम होगा, अब प्रोडक्ट का प्राइस घट गया तो मेरा डिमांड इतना बढ़ेगा, खर्चा 500 रुपये से अधिक हो जाएगा, तो इसे मांग की लोच इकाई से अधिक कहते हैं। तीसरा कंडीशन है इसमें आपने का मांग की लोच इकाई से कम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लोअर देन यूनिटरी। तो इसमें क्या होता है भाई, जब मूल्य में परिवर्तन का असर इस तरह पड़ता है कि मांग और कुल व्यय, मूल्य और कुल व्यय दोनों में समान दिशा में परिवर्तन होता है, यानी मूल्य बढ़ने से कुल व्यय पहले से बढ़ जाए और मूल्य घटने से कुल व्यय पहले से घट जाए, तो इसे कहते हैं मांग की लोच इकाई से कम। मूल्य जब बढ़ा तो उस पर होने वाला कुल व्यय, डिमांड कम हुआ लेकिन कुल व्यय पहले से ज़्यादा हो गया, मूल्य घटा तो कुल व्यय पहले से कम हो गया, तो ये कहलाएगा मांग की लोच इकाई से कम। तो 3 तरीके हैं, बाकी की ये 2 तरीके हम अगले मेथड में बताएंगे, और भी क्वेश्चन है इसमें, उसको हम बताएंगे अगले क्लास में आपको। अब इसके बाद हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे।